नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में भारत संसाधन उपयोग है चैप्टर। उस चैप्टर का हम ख नंबर यानी जल संसाधन पढ़ने वाले हैं। पीछे के साथियों हमने क्लास में जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है और भारत संसाधन उपयोग जो चैप्टर उसको हमने ख़त्म कर लिया है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ सभी प्रश्न हमने कर लिया है। तो देखिए क्लास में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, एक एक बात ध्यान से आपको समझाएंगे, बारीकी से एकदम ध्यान से हमारी बातों को आप सुनिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है साथियों जल संसाधन, यानी जल के बारे में हम पूरा डिटेल से जानें। जैसे पिछले जो चैप्टर था जिसका नाम था प्राकृतिक संसाधन, मतलब प्राकृतिक संसाधन के बारे में, मतलब मिट्टी संसाधन मतलब मृदा संसाधन के बारे में पूरी जानकारी, मृदा के प्रकार जाने थे, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया जाने थे, इन जगह मृदा संरक्षण के बारे में जाने थे, मृदा का क्या उपयोग है, मृदा में कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, बहुत कुछ जाने थे। इसी प्रकार जल के बारे में हम बहुत सारा जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, सभी बातों को समझिएगा, सुनिएगा। तो आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। ये समझिए, सुनिए अभी बातों का। हमारा समाचार पत्र, आकाशवाणी पर देखा होगा, सुना होगा। ये उस बाढ़ की विषमता अत्यंत प्रलयकारी थी। उसमें अपार जान माल की क्षति, मतलब देखिए यहाँ तक कहा गया 2008 में कोसी जो बिहार के प्रदेश से था, मतलब कोसी नदी में साथियों बाढ़ आया था। ठीक है, उस बाढ़ के बारे में या तो आप जानते होंगे, ठीक है, या आपको किसी ने बताया होगा, समाचार पत्र द्वारा कहीं जाने होंगे। ठीक, ये बात अभी समझाने के लिए प्रयास की जा रही है। ठीक है, यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि यह जल एक और प्रलय का तांडव करता है और दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल एवं सुगम बनाकर सभ्यता ही रचते हैं। देखिए यहाँ तक क्या है। अब देखिए, एक जो बाढ़ आता है ऐसा, तो बाढ़ आप आता है तो समझते हैं कितना हानि होता है। गाय भैंस, मतलब जान माल, मृत्यु, बहुत सारा आदमी मर जाता है। ठीक है, ये एक तरह तांडव कर दिया जल एक तरह तांडव करता है। दूसरी ओर क्या करता है, दूसरी ओर जो लोग हैं दूसरे लिए जो जनता है उनके लिए भलाई का भी काम कर देता है। ये लेकिन दो काम कर देता है, एक दिन तो विनाश कर देता है, एक दिन वो भलाई कर देता है। ठीक है, ये जल इस सभ्यता को क्या करता है, रचता है। ठीक है, यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यता का विकास नदी घाटी में हुआ है। इसी कारण जो सभ्यता है साथियों, उन सभी सभ्यताओं में जो विकास हुआ किसके सहायता से हुआ है, नदी घाटी सभ्यता से हुआ है। ठीक है, आधुनिक औद्योगिकी युग जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहे हैं। मतलब जल का उपयोग साथियों विद्युत उपयोग में किया जाता है। आज आपके घर में जो विद्युत है, मतलब लाइन है, जिसके कारण आप विद्युत, पंखा, हीटर, ये सब ऐसे कुछ फ्रिज चला रहे हो, किसके कारण, विद्युत के कारण। या विद्युत किससे बनता है, जल के कारण। ठीक है, और कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में, जो औद्योगिक मशीन है साथियों, उन मशीनों को ठंडा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि मशीन जानते हैं कि गर्म हो जाता है। अब देखिएगा, अब आगे साथियों ध्यान से समझिएगा कि जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का सतह पर 3/4 भाग जल से ढका। मान चलिए साथियों, अगर पृथ्वी को हम 4 भागों में बांटे, तो जो 3 भाग है साथियों, इस 3 भाग में जो है जल है। ठीक है, ये 3 भाग जो है, इन तीनों भाग में क्या है, जल है। ठीक है, इन तीनों भागों में क्या है साथियों, जल है। और ये जो एक भाग बच गया, इसी भाग में क्या है, स्थल है, जिस पर हम क्या रहते हैं, कृषि करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश जल लवणीय, मतलब देखिए अधिकांश जल लवणीय मतलब उसको आप पी नहीं सकते, उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है। स्वच्छ जल सतही अपवाह, मतलब जो स्वच्छ जल सतही अपवाह भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं। मतलब जो स्वच्छ, मतलब जो आप जिस पानी को आप पी सकते हो वो भूमि से निकलता है। जैसे आप नल को लगाकर, मोटर को लगा, कल लगाकर जो पानी निकालते हैं पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी से मोटर, वही क्या कहलाता है, सतही जल कहलाता है। इन स्रोतों का सतत नवीकरण और पुनः पुनः जलीय चक्रण द्वारा होता है। मतलब देखिए, जो जल होता है साथियों, एक बार खत्म होने पर पुनः बनता है, धीरे धीरे बनता है, प्रोसेस बड़ी धीमी लेकिन बन जाता है। ठीक है, जल चक्रण गतिशील होते हैं। जल चक्रण बोले तो जैसे वर्षा हुआ, ठीक है, वर्षा का पानी जमीन पर आया, ठीक है, जमीन का पानी जो वाष्पित होकर पुनः चल गया, बादल बन गया, फिर वो पानी आ गया,
इस प्रकार इस प्रक्रिया को कहाँ कहा जाता है, जल चक्रण कहा जाता है। और ये जल चक्रण हाली हाली होता है, इसलिए संतु जल का होता है न बार बार बन जाता है। और इसलिए जल को कौन सा संसाधन करेंगे, इसलिए जल को नवीकरण, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यदि जो चीज़ नया बन सकता है वो क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन। इस कारण जल नवीकरणीय निर्बाध गति से होता है। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन भी है, फिर भी विश्व के अनेक देश में क्षेत्र में जल के प्यासे हैं। मतलब देखिए, अगर हमने की क्या जान जा हमने के यहाँ तक यह जानने जा कि जो जल बा वो हमने के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल का उपयोग विद्युत उपयोग में किया जाला। जल के उपयोग जो होता है औद्योगिक मशीनों ठंडा करने में भी किया जाता है। जल ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ कहीं खातिर बहुत तांडव कर देता है, कहीं खातिर बहुत लाभ भी कर देता है। ठीक है, इस सब जने जल का पृथ्वी के जो 3/4 जो भाग देखो वहाँ पर जल है। 1/4 में क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो बहुत सारा जल है, क्या ये लवणीय जल है, जिससे आप पी नहीं सकते। पीने योग्य जो जल है भूमिगत जल है। इतना सब हम बातें क्या साथियों जाने। ठीक है, और जल कैसा संसाधन है, तो नवीकरण संसाधन है। ठीक है, आगे देखिएगा, जल के स्रोत बोले तो जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, अब उस पर हम जानेंगे। तो देखिए, आप देखिए समाज में सोचिए आपको जल कहाँ से होता है। कोई जल हमें मोटर से मिलता है बोले तो कल से पृथ्वी से प्राप्त होता है, तो सरकार नहर नाली से प्राप्त हो जाता है। सब महासागर में नल है। ठीक है, चौथ का कोई वर्षा समय प्राप्त हो जाती है, ये सभी से प्राप्त हो जाते हैं, वो जल प्राप्त होता है। मतलब स्रोत बोले तो कहाँ से जल मिलता है। ठीक है, ये देखिए, पृथ्वी का अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर अधिकतर जल होने के कारण पृथ्वी कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। यह जीवों के उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, पृथ्वी पर यदि जीव संपन्न है तो जीवित रहने के लिए हमें खाना पीना भोजन चाहिए। भोजन के साथ हमें क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक है, इसलिए पानी भी हमें जीवन जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के बिना आप क दिन जिएगा, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तो आपको मर ही जाना है। ठीक है, यहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। मतलब जल जो होते हैं विविध रूप, मतलब कैसे पाया जाए, भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल मतलब जो पृथ्वी के ऊपर जो जल पाए जाते हैं, नहर समुद्र तालाब सब। भूमिगत जल जो पृथ्वी के अंदर। वायुमंडलीय जल बोले तो वर्षा द्वारा जो मिल रहा है। ठीक है, महासागरीय जल जो महासागर में जो जल बा। ठीक है, क्या कहल जी, महासागरीय जल कहल जी। ठीक है, आप देखो, जल भंडार को ध्यान में रखकर रखा जाए तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रहण केंद्र होता है। अब देखिए, जल भंडार मतलब जल की यदि मात्रा देखें तो जो सबसे ज़्यादा जल कहाँ होगा, तो महासागर में होगा। आप सब कोई जानते हैं सबसे ज़्यादा जल का है महासागर में। ठीक है, और इसी कारण महासागर को जल्दी की संज्ञा दी गई। पूछा जाता है कि महासागर को कहा जाता है, तो जल्दी कहा जाता है। ठीक, मतलब जहाँ पर बहुत सारा जल हो। ठीक, यहाँ तक हम क्या समझे कि जल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, जो महासागर है उसमें सबसे ज़्यादा जल होता है, जिसके कारण महासागर को जल्दी की संज्ञा क्या की गई है, दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया एक बात ध्यान से समझिएगा कि विश्व के कुल जल आयतन का 96% जल महासागरों में ही पाया जाता है। मतलब देखिए, मान के चलिए ये पृथ्वी का जो 96% में, मतलब जो 3/4 में साथ पानी, उन 3/4 में इतना जो परसेंट, मतलब 96.5% पानी समुद्र में, सॉरी महासागर में, और बाकी जो 2.5% जो जमीन, सॉरी जो मृदा है, क्या कहला, जो पानी वो पीने युक्त है। ठीक है, अब आगे देखेगा, अब आगे देखो, आगे वो कि जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का प्रत्यक्ष उपयोग होता है, अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। देखिए, हम लोग अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग नहर नाले इन सब का उपयोग करते हैं, और भूमिगत जल का भी उपयोग करते हैं, और इन दोनों जल के बारे में हम पूरा जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिएगा शांतु, आप सभी सभी बातों को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, हम भूपृष्ठीय जल मतलब भूमिगत जल और भूपृष्ठीय जल के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब एक एक बात को आप सभी को ध्यान देना है कि समझिएगा कि भूपृष्ठीय जल, जो भूपृष्ठीय जल होता है साथियों, वह क्या होता है कि धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। मतलब देखिए, जो धरातल, मतलब धरातल बोले तो पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्रोत जल का, वो क्या है साथियों, वर्षण बोले तो वर्षा।
वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। मान चलिए आपके क्षेत्र में 100 लीटर वर्षा हुआ, ठीक है, 100 लीटर में से 20 लीटर चल जाएगा कहाँ पर, आसमान में, मतलब वाष्पित होगा, ठीक है। कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं और जो पानी बच गया, मतलब 80% जो पानी हो गया, इसमें से कुछ परसेंट भूमिगत, बोले तो भूमि के अंदर चले जाते हैं रिस रिस कर, ठीक है। जबकि अधिकांश भाग नदी नालों, झील, तालाबों तथा ताल तले में मिल जाते हैं। शेष जल सागर महासागरों में मिल जाता है। उपरोक्त ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धरातलीय जल का, मतलब आपसे कोई पूछ दे भूपृष्ठीय जल क्या है, तो कहिए भूमि पर पाने वाले जल का हुई क्या भूपृष्ठीय जल का है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो कहिए वर्षा होने पर जो 20% जो जल का भाग रहता है लगभग, वो वाष्पित होकर वायुमंडल में चल जाता है, और बाकी जो बच गया वो नली नालों, ताल तलैया इस सब में चला जाता है, और कुछ जो भाग आता है भूमि, मतलब रिस कर भूमिगत जल बन जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे भूमिगत जल क्या होता है। देखिएगा भूमिगत जल के बारे में, तो वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों को रिस रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। मतलब देख वही, मतलब जो पृथ्वी के छोटे जो छिद्र है उनसे रिस कर पानी जो पृथ्वी के गर्भ में पहुंच जाता है, और उस पानी का उपयोग हम करते हैं, वही जो पानी है भूमिगत जल कहलाता है, ठीक है। इस जल का भंडारण भूपृष्ठीय जल का भी योगदान, भूपृष्ठ मतलब जो पृथ्वी के ऊपर जो जल है इसका सबसे ज़्यादा योगदान, क्योंकि यह जो पानी है रिस रिस कर ही धीरे धीरे का हो जाता है भूमि के अंदर जाता है, ठीक है, होता है, अर्थात दोनों माध्यमों में जल रिस कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को एकत्रित भौम जल भी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब देखिए भूमिगत जल को भौम जल भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए जल का वितरण, मतलब जल का वितरण कहाँ कहाँ है, कहाँ पर कितना जल पाया जाता है, किस क्षेत्र में जल की कमी है, किस क्षेत्र में जल की अधिकता है, ठीक है, यह हम जानेंगे। जल संसाधन का वितरण, तो विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकांश जल किस गोलार्ध में है, तो आपको बताना होगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी है, और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, मान के चलिए जो हमारा जो पूरा पृथ्वी है साधु, इस पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा जल किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो कहिएगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जल किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो कहिएगा दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा जल होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, जल गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। और जो सबसे कम जो जल पाए, जहाँ पर जल की मात्रा कम है, मतलब जो बच गया जमीन क्या हुआ, स्थल हो गया, ठीक है। मान के चलिए 3 काठा जमीन था जिसमें 2 काठा में जल था, तो 1 काठा में क्या होगा, स्थल होगा ना, तो वही समझिए। और बाकी सब स्थल था, स्थल किस भाग में है, तो उत्तरी भाग में क्या है, स्थल है, ठीक है, समझिए। अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या है संतु, आगे जाना चाहता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, तो स्थल गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, तो जल गोलार्ध, ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवणीय उच्च उच्च सांद्रता धारण करते, फिर भी ये जैविक विविधता हेतु महत्वपूर्ण है। देखिए जो पृथ्वी पर जो लगभग कितना जल है, तो 3/4 जल है। इस 3/4 जल में से साथियों जो अधिकांश जल है क्या लवणीय, मतलब पीने योग्य नहीं है, नमक की मात्रा में, ठीक है। फिर भी यह जैव विविधता मतलब जीवों में जो अलग अलग गुण पाए जाते हैं वह क्या है, जैव विविधता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, क्या आप जानते हैं, ठीक है। विश्व की कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। मतलब 75% जो पानी है किस रूप में है, तो बर्फ के रूप में, ठीक। और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ के रूप में उपलब्ध है, और 25% जो जल है भूमिगत जल के रूप में स्वच्छ पानी है, ठीक है। अब आगे देखें, अब आगे साधु की जो मछलियाँ, समुद्र जीव, वनस्पति, खनिजों का भंडार पाया जाता है, ठीक है। ये समुद्र की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा बातें, भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है,
ठीक है। भारत, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है, 16%। ठीक है। इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% जल स्वच्छ स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। देखिए, मान के चलिए आपके पूरा जो देश में, पूरा जो पृथ्वी पर 100 आदमी है, ठीक है, 100 आदमी है पूरा देश मिला के, ठीक है। लेकिन जो भारत में है, वो भारत में केवल कितना है, 16 आदमी है, ठीक है। इन बच गया जो बच गया 84 आदमी बच गया, वो अन्य देश में, ठीक है। 16 आदमी किस देश में, कहिएगा इंडिया में, ठीक है। और इस इंडिया में को पानी पिलाने के लिए मान चलिए 100 लीटर पानी भी है, ठीक है, 100 लीटर पानी भी है, 100 लीटर पानी भी है, लेकिन इंडिया को पानी पिलाने के लिए केवल 4 लीटर दिया जा रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है ना, ठीक है। इंडिया को पानी पिलाने के लिए 4 लीटर दिया जा रहा है और लोग है 16। तो इसलिए शांति इस उसी अनुपात को हम इस भाषा में, अपने भाषा में समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए कितना कम पानी मिल रहा है, ठीक है। यानी 1 लीटर पानी पर 4 आदमी क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहा है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की आबादी के लिए विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है, तो कहिएगा 4%, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किमी जल वर्षण के से तथा 1869 घन किमी जल जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। मतलब इतना जो जल है वर्षा से कितना था, 4000, और जो हमारा भूपृष्ठीय जल है, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो जल है, उससे 1869 घन किमी जल हमें प्राप्त होता है। कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित है, ठीक है। यानी भारत की 3 सबसे जो बड़ी नदी, इसमें सबसे ज़्यादा भूपृष्ठीय जल है, किसमें, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है, मतलब बहुत ही धीरे गति से हो रहा है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है। जो देश की क्या बता रहे हैं, चलिए यह बता रहा है कि भारत में कितना जल है, कितना है, ये सभी की मात्रा को बता रहा है। कहाँ पर कौन सी जल है, भूपृष्ठीय जल का अनुपात क्या है, और भूपृष्ठीय जो जल है वह किन 3 सबसे बड़ी नदियों में है, ठीक। ये बात की जा रही भारत में, ठीक। जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको बताते रहे हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता के समय 18 अरब घन मीटर थी, जो स्वतंत्रता के समय 18 अरब घन मीटर थी। अब क्या शांतु, अब भारत की स्थलाकृति स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, ठीक है। मतलब कुछ देखिए, पहले जो था शांतु, इतना हम लोग जल का उपयोग करते हैं, लेकिन अब क्या है, ज़्यादा है, इसलिए शांतु हम लोग जल का क्या करें, बर्बादी करें, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। मतलब जो गंगा द्रोणी का उपयोग जो जल है, उपयोगी जल है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यूनतम। मतलब देखिए गंगा का पानी पीने योग्य है, मतलब ये सब बताई जा रही है, और ब्रह्मपुत्र का भी पानी है लेकिन बहुत कम है, ठीक। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान प्राप्त है। मतलब ताप्ती नदी का जो जल है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसमें जल भंडारण करने का क्षमता 97% है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया। मतलब देखिए, ये सारणी देखिए, इस सारणी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर नदी द्रोणी कौन कौन सी नदियाँ है, ठीक है। पृष्ठीय जल प्रवाह, मतलब पृष्ठ पर कितना जल है, ठीक है, और भूमिगत जल में इनका कितना योगदान है, ये दिया गया। ये आंकड़ा आप केवल देख लीजिए, आगे कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या बात है। देखिएगा, देश में भूमिगत जल का वितरण असामान्य। देखिए असामान्य करने का मतलब कहीं पर भूमिगत जल बहुत है, कहीं पर भूमिगत जल है, कहीं कम है, और कहीं पर हाईवे नहीं किया, ठीक है। इस पर चट्टानों की संरचना, धारा, तलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसे तत्वी प्रभाव पड़ते हैं। अब देखिए, कहीं पर भूमिगत ज़्यादा है, जल ज़्यादा है, कहीं पर भूमिगत जल का है, कम है, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ के जो चट्टान है, मान चलिए कहीं पर वर्षा और एक होगा, वहाँ का चट्टान जो है कमजोर है, जिसके कारण पृथ्वी में पानी चल जा रहा है हाली दूना। कहीं के चट्टान कमजोर है, मतलब ऊपर के जो धरातल है कमजोर नहीं है,
तो वहाँ से पानी रिसीव भी नहीं करते, इसलिए भूमिगत जल यहाँ पर क्या कम, ये कारण पड़ता है। ठीक है, समतल मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल का अपार राशि मौजूद है, जहाँ भेद्य या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक, जो हिमालय नदी का कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है, में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक भूमिगत जल पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र जो नदी घाटी है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, भूमिगत जल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो निर्माण है प्रवेश चट्टानों में पाया जाता है। प्रवेश्य मतलब ऐसे ही समझ रहा है कि जहाँ से जल का ज़्यादा मात्रा में प्रवेश हो। ठीक, अब देखिए यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है। समझ लो पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक ही 42% जल भूमिगत जल ही नहीं मिल गई। ठीक है, बचल जौन 58% सगरी बचल बा। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। पूछा लिया जाएगा एग्जाम में कि भारत में लगभग कितना अरब घन मीटर जल उपलब्ध है, तो आपको बताना होगा 443। ठीक है, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। समझ लो, अब एक जो 19% जल बा वो अकेले कहाँ पाओ जाला, तो अकेले उत्तर प्रदेश में, ये अकेले ही उत्तर प्रदेश टान लेता है। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भूमिगत जल संसाधन की संभावना अधिक है। मतलब यहाँ पर अधिक मात्रा में का जल पाए जा सकते हैं, ये सब संभावना है। ठीक, मतलब यहाँ तक हम क्या समझें, यहाँ तक हम यही समझें कि जल का वितरण क्या है, जल का वितरण कैसे है। ठीक है, ठीक है, मतलब भारत में किन क्षेत्रों में ज़्यादा जल पाया जाता है, किन क्षेत्रों में कम जल पाया जाता है, इसका क्या कारण है कि कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। उसके कारण मूल कारण है कि वहाँ की चट्टानें, वहाँ धरातलीय स्थान जो दशा है वह निर्भर करता है, मतलब ऊपर की जो भूमि है तो वह निर्भर करता है। ठीक, और कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर पानी की कमी है, कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर पानी सबसे अधिक है। ठीक है, यह भी बात की गई है कि जो हमारा जो पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक है, वहाँ तक जो 42% जल हमारे देश का पाया जाता है। बाकी जो सबसे ज़्यादा जो जल पाया जाता है उत्तर प्रदेश में लगभग 19%। ठीक है, यहाँ तक ये इतना ही मूल्य बातें था। और यह भी बात की गई है कि जो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है उसको स्थल गोलार्ध, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको जल गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर सबसे मात्रा में क्या जल पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा अधिकांश जो जल है पृथ्वी का वो बर्फ के भाग में है। अब देखिए आगे क्या है, आगे समझने योग्य बात क्या है साथियों, इस जल संसाधन का उपयोग। अब देखिए जल का उपयोग क्या ही जानेंगे, जल का उपयोग आप तो समझते हैं, सूतर से लेकर उठा तक, नहाने से लेकर धोने तक, खाने से लेकर पीने तक, सब में क्या उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस पर ध्यान देते हैं कि भारत की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ मतलब देखिए हमारी जो जनसंख्या है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब भारत की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद तो जनसंख्या और भी तेज़ी से बढ़ने लगी है। ठीक, आबादी के साथ जल के सभी क्षेत्रों में मांग तीव्रता से बढ़ी। अब देखिए मान के चलिए आपके घर में एगो चंपा कल में एगो कल है और उसमें 10 लोग पानी चला कर पीते हैं। वही मान चलिए आपके आने वाले समय में आपके घर में 100 आदमी हो जाएंगे और वही एक कल रहेगा, तो क्या हो जाएगा मैनेज। कोई कोई तो होकर प्यास लगा, होकर प्यास लगा, एगो पिया हो तो दूसरे का तरास है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारे देश की जनसंख्या है लगातार बढ़ता है, तो पानी तो कम पड़बे करे, पानी उतने बा लेकिन जनसंख्या बढ़ता है, तो यही चलते पानी में क्या होता है, कमी होता है। और ये चलते लोग क्या हो जाते हैं, इसकी मांग बढ़ रही है पानी की। ठीक, पेयजल सिंचाई का तथा उद्योग जैसे उपक्रमों में वृद्धि से जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। अब पेयजल पीने के लिए जनसंख्या बढ़ा तो आदमी पानी पियन तो क्या जल की मांग ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, अब आदमी के जिए खातिर खाना चाहिए, खाना के उत्पादन खातिर वो खाना के बनावे मतलब खाना चाहिए, खाना केकरा से मिली तो किसी जब कृषि करबा तो भूमि पर जब कृषि करबा तो ओकरा खातिर पटवन करे ला करबा, पानी ले तो पानी के मांग बढ़ता। ठीक है, उद्योग के लिए उद्योगों में से कंपनी स्थापित हो तो कंपनी में भी पानी की जरूरत पड़ना नो मशीन के ठंडा करे में, तो वही चलते ही पानी के मांग का होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब देखो डेट याद रखेगा
1951 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, मतलब एगो व्यक्ति के, ठीक है। मतलब 1951 की बात करी जाती है, एगो व्यक्ति 5177 घन मीटर जो क्या है जल का उपयोग करते हैं, लगभग समझ लो 1 वर्ष में, ठीक है। 2001 से 1800 और 2001 में 2001 में 1829 जल घन मीटर व्यक्ति तक पहुंच गए, मतलब एगो व्यक्ति इतना यूज कर लगा, ठीक, मतलब कम यूज कर लगल पहले ले पानी, ठीक बा। संभावना है 2025 तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर की व्यक्ति हो जाएगी, जो जल संकट की समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत होता है। ऐसे संकटापन्न देशों को जल का आयात करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर यही बात की जा रही है साथियों कि जो हमारा जल का जो स्तर है पहले ज़्यादा था, पहले लोग कम थे तो ज़्यादा पानी का यूज करते थे, लेकिन अब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, इसी कारण पानी का यूज लोग क्या करे, कम करे, और धीरे धीरे पानी का यूज का लोगों के पास पानी कम पहुंच रहा है, इसलिए कम ही में वो मैनेज कर पा रहे हैं। और 2025 की यह बात की जाए तो यहाँ पर मतलब अपने से अनुमान लगाया कि लगभग 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी पानी की उपलब्धता, मतलब देने योग, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, और साथियों यदि ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या है कि जल संकट है। जल संकट मतलब जल की एक समस्या उत्पन्न कर रहा है, ठीक। अब देखिए जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। मतलब देखिए जल का जो बहुत ज़्यादा उपयोग है, आप तो ऐसे ही जानते हैं, ठीक है। प्राणी में मतलब जो व्यक्ति है जीवन सृजन के लिए जल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, हमें व्यक्ति को जीने के लिए भी पानी चाहिए, ठीक है। इससे जल के महत्व का सहज ढंग से उपयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं, बताया गया है कि प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से लेकर 99% जल का विद्यमान होता है। मतलब देखिए हमारा जो शरीर है लगभग 65% का रहता है, जल रहता है, और जल मिलवे नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, और पेड़ पौधे में तो 99% जल रहता है, ये बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए आका जा सकता है जल के उपयोग की सूची लंबी है, मतलब जल का उपयोग सूची बा बहुत ही लंबा बा, ठीक बा। पेयजल घरेलू कार्य मतलब आपको खाना बनाने में, कपड़े धोने में, बहुत सारे चीज़ में का जल का उपयोग करते हैं, ठीक। सिंचाई में, पटवन करने के लिए, उद्योग बोले तो आप जानते हैं ये कंपनियों में, जन स्वास्थ्य के मतलब हॉस्पिटलों में, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि मल मूत्र को धोने के लिए, ठीक है, कई कार्यों में अपरिहार्य है। जल विद्युत निर्माण में, मतलब जल से विद्युत का निर्माण में, परमाणु संयंत्र शीतलन मतलब परमाणु संयंत्र को ठंडा करने में, मत्स्य पालन मछली को पालने में, जल कृषि में, वानिकी मतलब जो जहाज है उनके लिए, जल क्रीड़ा मतलब जो पानी में खेल होता है उनके लिए, जैसे कार्य की कल्पना बिना जल नहीं की जा सकती है। भारत में जल का उपयोग बदलते स्वरूप को निम्न सारणी में देखा जा सकता है। ये क्या है साथियों, जल का उपयोग है। यहाँ अगर आपके एग्जाम में कुछ देखे जल के उपयोगों को लिखे तो कोई 4-5 एग्जाम यदि अपने से सोच के लिख दीजिएगा 2 नंबर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। जल का उपयोग हमारे देश में बहुत किया जाता है। जल का उपयोग धीरे धीरे घट रहा है, लोगों के लिए जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है कि नहीं, कहीं बिल्कुल इतना तो हम पढ़े तो हमें तो पता ही चल ही गया है। अब देखिए यहाँ पर भारत में जल के उपयोग के स्तर को बताया गया है। देखिए घरेलू कार्य में कितना होता था, 2050 तक कितना होने लगेगा, सिंचाई में इतना होता था, ये सभी वर्ष है, ठीक है। ये जो वर्ष दिया गया कि 2002 में कितना होता था, 2000 में कितना होता, 2010 में, 2025 में, और 2050 तक कितना होगा, अनुमान ये लगाया गया है, ठीक है। ये अनुमान है सबसे ज़्यादा योग्य, ठीक है। अन्य कार्य में 40 हो जाएगा, ठीक। ये मतलब धीरे धीरे जल की आवश्यकता में क्या हो रही है, बढ़ रही है, लोगों के लिए जल क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिएगा आगे आज की क्लास में हम साथियों इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में इस चैप्टर को हम पूरे अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।